हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा, मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग जी, उसका बेटा आज अगला गद्यांश पढ़ते हैं। ध्यान से सुने। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये टर्म 2 का सिलेबस है। यानी कृतिका भाग जो एक पुस्तक आपके पास है, उससे 3 लेसन किस में है? टर्म 2 एग्जाम में है। आपको ये भी बता चुका हूँ मैं, टर्म 2 एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे। मानिए, मेरे कहने का मतलब ये है, एमसीक्यू भी आएंगे बेटा और डिस्क्रिप्टिव भी आएंगे। तो इसका आप ध्यान रखें। उसके अलावा जो आपको मैंने बताया था, उससे पहले भी आपका एग्ज़ाम होगा स्कूल मैनेजमेंट की अथॉरिटी पे। यानी टर्म 2 से पहले भी आपका एग्ज़ाम होना है। कैसे होगा, क्या हो, ये आपको बता दिया जाएगा। तो आप अच्छी से तैयारी करें, यानी कि वीडियो को ध्यान से सुने। एक बार फिर कह रहा हूँ, जब आप वीडियो सुने तो जो आपके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं उन्हें सामने रखें, किताब सामने रखें। जैसे आपको हम पैराग्राफ पढ़ के समझा रहे हैं, सुना रहे हैं, आपको भी ऐसे ही अपने घर में पढ़ना है, तभी आपको कहानी आसानी से समझ में आएगी। एक बार फिर से ब्रीफ में बता देता हूँ। मेरे संग की औरतें एक जो कहानी है, ये आत्मकथा शैली में लिखी गई है। आत्मकथा क्या होती है बेटा? अपने बारे में लिखी गई कथा। यानी मृदुला गर्ग जी ने इस कहानी में अपने परिवार के बारे में लिखा है। नानी जी, नाना जी, दादी जी, अपने माता जी, भाई बहन, सबके बारे में लिखा है। तो हम पढ़ रहे थे बेटा, वो अपनी माँ के बारे में बता रही थी कि माँ की पर्सनैलिटी क्या थी, उनका व्यक्तित्व कैसा था। ध्यान दें बेटा, यहाँ पर हमारा पेज नंबर 15 चल रहा था। क्यों नहीं कि उसकी 2 वजहें थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वासिंदों, बोलते हैं निवासियों के लिए, तो शब्द है वासिंदों माने निवासियों, उनके ससुराल वाले थे। ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे। साहबों अंग्रेजी के लिए बोला गया है, अभिभूत बोला गया प्रसन्न के लिए। और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। पहले आपको बताया जा चुका है, ये कहानी जो है स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है। उनके नाना जी बैरिस्टर की पढ़ाई करके ब्रिटेन से आए थे, इसलिए वो अंग्रेज़ों से खासे प्रभावित होते थे। बस जात से वो हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज़ थे। कौन? उनके नाना जी। किनके नाना जी? मृदुला गर्ग जो इस पाठ की, इस कहानी के लेखक हैं, उनके नाना जी। मज़े की बात यह थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले, जंग माने लड़ाई, ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। इस बात को स्वीकार कर रही हैं कि मेरे नाना जी के अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध थे, वो उनके प्रशंसक थे, उनकी तारीफ़ करते थे। गांधी, नेहरू हों या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिर फिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। नाजुक मानी कोमलता से भरपूर। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा, मानी परियों जैसी कथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश मानी इच्छा, और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म, बोलते हैं जादू, को और गाढ़ा गाढ़ा बोलते हैं मजबूती बना चुकी थी। इनके कहने का मतलब ये है कि जो छोटी छोटी कथाएं हमारे परिवार की थी, ये कथाएं, ये छोटे छोटे प्रसंग इस कहानी को और भी मजबूत बनाती हैं। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। दूसरा कारण क्या था? मेरी माँ की एक अपनी अलग पहचान थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, बोलते हैं कोमलता के लिए, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी, यानी ईमानदारी का उनमें एक तरह से संबंध था। ईमानदारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। और निष्पक्षता, निष्पक्ष भाव से लोगों के साथ रहना, कुछ इस तरह घुली मिली थी। वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में समझा रही हैं कि वो खूबसूरत थी, वो कोमलता से भरपूर थी, दूसरों के साथ भी ईमानदारी निभाती थी, निष्पक्ष व्यवहार वाली थी, और कोई परिजात से कम जादू उनका व्यवहार
नहीं था, यानी परियों के जादुओं के स्वभाव जैसा उनका व्यवहार था। उनसे ठोस काम, ठोस बोलते हैं मजबूत, उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय में उनसे सलाह, सजेशन जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। मृदुला गर्ग ने स्वीकार किया है कि उनकी माँ को कोई बहुत मजबूत काम तो नहीं सौंपा जाता था क्योंकि शारीरिक रूप से कमज़ोर थी, लेकिन उनसे जो सजेशन मांगी जाती थी और वो क्या सजेशन देती थी, क्या सलाह देती थी, वो पत्थर की लकीर के समान अटल रूप से मानी जाती थी। उन्हें स्वीकार उन्हें करना पड़ता था जो वो राय देती थी। मैंने अपने दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। इस तरह से मजाक के अंदाज में वो कहते थे कि हम जो लोग शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं उनसे काम नहीं करवाते हैं, स्वस्थ लोगों से ही काम करवाते हैं। बचपन में ही मुझे इस जुमले बोलते हैं वाक्य, भावार्थ यानी अर्थ, मीनिंग समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु, बोलते हैं बेटा ममता से युक्त, जैसे मातृत्व प्रेम होता है माँ का बच्चों के प्रति, उसको बोलेंगे ममतालु। परवरिश यानी पालन पोषण के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद होते, तैयार रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, यानी हम बच्चों की देखभाल पिताजी भी ढंग से किया करते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था। मृदुला गर्ग जी कह रही हैं, यदि मेरी माँ से कोई मजबूत कार्य नहीं दिया जाता था, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें आज़ादी का जुनून नहीं था, मानी वो आज़ादी के पक्ष में नहीं थी, ऐसा नहीं था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस तिस से पूछकर, मानी लोगों से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से, यानी वो स्वीकार कर रही है कि मेरी माँ अपने तरीके से ही आज़ादी के ख्यालों में डूबी रहती थी। ऐसा मृदुला गर्ग के कहने का तात्पर्य है। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। मैंने आपको पहले ही बताया, यह कहानी आत्मकथा शैली में लिखी गई है। अपने परिवार के अपने बारे में लिखना क्या कहा जाता है? आत्मकथा। तो इसमें बेटा आपको अच्छाइयाँ भी देखने को मिलेंगी और जो परिवार में कमियाँ होंगी वो भी इन्होंने स्वीकार किए हैं। इसी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा होता है। तो वो स्वीकार कर रही हैं, जो उनमें थोड़ा बहुत कमियां थी वो बता रही हैं यहाँ पे। कौन? मृदुला गर्ग जी। किसके बारे में? माँ के बारे में। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी, यानी वो बीमार भी रहती थी, अस्वस्थ रहती थी, वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। अरुचि मानी उनमें उनकी रुचि नहीं थी। ठीक है बेटा, रुचि का विलोम शब्द है अरुचि। उसमें उनकी रुचि नहीं थी, इंटरेस्ट भी नहीं होता था उनमें। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, वो अधिकांश समय किताबें पढ़ती थी। कौन? लेखिका मृदुला गर्ग की माता जी। बाकी वक्त साहित्य चर्चा, यानी साहित्यिक चर्चाएं भी करती थी, लिटरेचर के बारे में चर्चाएं करती थी, डिस्कशन होता था, या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। संगीत सुनती थी, साहित्यिक चर्चाएं करती थी, लेकिन क्या अस्वस्थ थी तो बिस्तर पर बैठे बैठे ही ये काम करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत मानी परंपरा से चली आ रही दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, यानी कोई उनसे ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखते थे, न उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, कोई नाम उन्हें नहीं रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी? मतलब मृदुला गर्ग कह रही हैं कि इतना सब होते हुए भी उसमें इतनी श्रद्धा क्यों थी? मेरी माता के प्रति लोगों में इतना श्रद्धा का भाव क्यों था, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? क्वेश्चन मार्क है। यानी कुछ न कुछ उनमें ऐसे गुण रहे होंगे, इतना सब होते हुए भी
लोग उनसे श्रद्धा रखते थे। अपनी माँ के बारे में लेखिका बता रही हैं। सहाबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में 2 कारण आए हैं। क्या है वो 2 कारण जिन्हें लेखिका में बता रही हैं? ध्यान दें बेटा। नंबर 1 है, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। बड़ी गहराई से विचार विमर्श करने के बाद लेखिका ने ये स्वीकार किया है और इस पर निष्कर्ष निकाला है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, उनकी माता थी। नंबर 2 क्या है, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर माने प्रकट नहीं होने देती थी। पहला तो कारण था मेरी माता जी कभी झूठ नहीं बोलती थी, अपनी माँ के बारे में लेखिका मृदुला गर्ग जी बता रही हैं। दूसरा कारण क्या था बेटा, वे एक व्यक्ति की कोई गोपनीय बात को दूसरों पर प्रकट नहीं होने देती थी, यानी इधर की बात उधर नहीं बताती थी। ये सबसे अच्छे गुण उनमें थे। तो ऐसा बेटा आपको इस पाठ को भी पढ़ना है, जैसे हम आपको समझा रहे हैं, अपनी किताब की सहायता से पढ़ना है। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इससे आगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।